हम नौकरी क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, रुतबे के लिए, या फिर सिर्फ इसलिए कि घर से बाहर निकलने को मिलेगा? हर किसी की वजह अलग हो सकती है, लेकिन इस हम को अगर मैं मर्दों और औरतों में बांट दूं तो शायद वजह थोड़ी साफ हो जाएंगी। पैसा कमाना, घर चलाना, ये मर्दों का काम होता है। जब औरत काम करने निकलती है तो कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। अरे, तुम्हें घर थोड़ी ना चलाना है, तुम्हें तो घर संभालना है, इसलिए घर पर ही रहो। अच्छा चलो कुछ पार्ट टाइम सा कर लो, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि टीचर बन जाओ, दोपहर को बच्चों के साथ साथ घर भी आ जाओगी, गर्मियों की छुट्टियां भी मिल जाया करेंगी। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप सुन रहे हैं डॉयचे वेले हिंदी का पॉडकास्ट वो कौन थी। कभी सोचा है आपने कि औरतें टीचर और आदमी मैनेजर क्यों होते हैं? एक औरत जिस तरह से अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को मैनेज करती है, उसके बाद उससे अच्छा मैनेजर कोई हो सकता है क्या? लेकिन दफ्तर में किसी महिला को मैनेजर की पोस्ट मिलना कितना मुश्किल होता है। यकीन मानिए, एक जमाने में टीचर बनना इससे भी ज्यादा मुश्किल था। आज की कहानी है उस बहादुर महिला की जिसके कारण भारत में औरतें टीचर बन सकी। ये कहानी है देश की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नई गांव में हुआ था। उनका परिवार माली समुदाय से नाता रखता था। आर्थिक रूप से परिवार की हालत अच्छी थी, लेकिन समाज में उन्हें पिछड़ी जाति का दर्जा प्राप्त था। ये वो वक्त था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। देश में और खासकर महाराष्ट्र में प्यूबर्टी से पहले ही लड़कियों की शादी करा दी जाती थी, यानी पीरियड्स शुरू हो सकें उससे पहले ही लड़की ब्याह दी जाती थी। पढ़ाई लिखाई से उन्हें दूर रखा जाता था। वैसे भी देश में अभी एजुकेशन सिस्टम तैयार नहीं हुआ था। कुछ मिशनरी स्कूल थे जहां अंग्रेजों के बच्चे पढ़ा करते थे, और भारतीय लोगों में सिर्फ ब्राह्मणों के पास ही शिक्षा का अधिकार था। सावित्रीबाई महज 9 साल की थीं जब उनकी शादी करा दी गई। पति ज्योतिबा फुले की उम्र तब 13 साल थी। अच्छी बात उनके साथ ये हुई कि लड़का उन्हें पढ़ा लिखा मिला। ज्योतिबा हिंदू ग्रंथ पढ़ा करते थे और उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें यह समझ आया था कि सभी इंसान बराबर हैं। ऊंच नीच जात पात सब बकवास है, और ये बात दूसरों को तभी समझाई जा सकती थी अगर वो भी पढ़ना लिखना जानते हों। लेकिन पढ़ाई तो तब तक सिर्फ ऊंची जात वालों के लिए ही आरक्षित थी। तो शुरुआत उन्होंने की अपनी पत्नी से। ज्योतिबा फुले ने खुद सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। घर में सबके सामने सिखाते तो दिक्कत हो जाती, इसलिए दोपहर को जब सावित्री खेतों में उनके लिए खाना लेकर आती तो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ाते। लेकिन ये खबर बहुत देर तक छिपी नहीं रह सकी। देर सवेर पिताजी को पता चल ही गया और उन्होंने दोनों बेटे और बहू को घर से निकाल बाहर कर देने की धमकी दे दी। कहा, समाज में लोगों को पता चलेगा तो हम क्या मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे। लेकिन आग तो अब लग चुकी थी और पिताजी के चाहने पर भी उसे बुझाया नहीं जा सकता था। सावित्री ने पढ़ाई जारी रखी और फिर सावित्रीबाई को एहसास हुआ कि पढ़ाई ने उनके जीवन को कितना बदल दिया है, और उन्हें समझ में आया कि अगर वे अपने आसपास की लड़कियों की जिंदगी को भी बदलना चाहती हैं तो उन्हें पढ़ाना होगा। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल था। घर वालों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। फातिमा शेख के साथ ही सावित्री मिशनरी स्कूल भी जाया करती थी। दोनों अच्छे नंबरों से पास हुई थी और टीचर बन के अपना ज्ञान दूसरी लड़कियों तक पहुंचाना चाहती थी। इन चारों ने मिलकर पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल खोला। शुरू में आसपास की सिर्फ 9 लड़कियां आईं। धीरे धीरे ये 25 हो गईं। इसमें ज्यादातर मांग और महार जाति की बच्चियां थीं, जिन्हें लोग अछूत मानते थे और जिनकी परछाई से भी दूर रहना चाहते थे। जिस वक्त ये स्कूल खोला गया,
सावित्री बाई की उम्र सिर्फ 17 साल थी। यानी आज जिस उम्र में बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं, उस उम्र में वो परिवार और समाज से टक्कर लेकर खुद स्कूल खोल रही थी। ये स्कूल बाकी के स्कूलों से अलग था, क्योंकि यहाँ हिंदू ग्रंथ नहीं बल्कि गणित, विज्ञान, इतिहास और समाजशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। तीन साल में सावित्री और ज्योतिबा ने मिलकर 3 स्कूल खोल लिए, जहां कुल 150 लड़कियां पढ़ रही थी। आसपास के इलाकों में तो इतने लड़के भी नहीं जाया करते थे जितनी अब लड़कियां जाने लगी थी। सावित्री और ज्योतिबा को रोकने के लिए कई टोटके अपनाए गए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि सावित्री की हरकतों की वजह से वो अपना पति खो देंगी, वक्त से पहले ही पति की मौत हो जाएगी। किसी ने कहा कि पति जिस खाने को हाथ लगाएगा वो कीड़ों में बदल जाएगा। लेकिन इन दोनों को रोकना अब मुमकिन नहीं था। इन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। समाज ने उनका बहिष्कार किया। सावित्री जब सुबह तैयार होकर घर से निकलती तो कुछ लोग उनका पीछा करने लगते। रास्ते में उन पर सड़े हुए टमाटर, अंडे, गोबर और पत्थर फेंकते। सावित्री ने कभी उन्हें गुस्सा नहीं दिखाया। एक बार तो रुककर बोली, भैया, मैं तो आपकी बहनों को पढ़ाने अच्छा काम करने जा रही हूँ। ये जो गोबर और पत्थर आप मुझ पर फेंक रहे हैं ना, ये मुझे डरा नहीं रहे, बल्कि ये तो मेरा मनोबल और बढ़ा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझ पर फूल बरसा रहे हैं। मैं अपनी बहनों की सेवा करने जा रही हूँ, लेकिन मैं आपके लिए भी दुआ करूंगी कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। इस तरह से परेशान किया जाना, ये हर दिन का किस्सा था। एक दिन सावित्री बाई के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कहा कि बस अब मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगी। तब उनके पति ने उनका हौसला बढ़ाया। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने सावित्री को 2 साड़ियां दी, एक पुरानी मैली सी और एक साफ सुथरी, और कहा कि कल से जब पढ़ाने जाओ तो ये पुरानी साड़ी पहन कर जाना। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को जो फेंकना है फेंकते रहें, और जब स्कूल पहुंच जाओ तो मैली साड़ी बदल कर ये साफ साड़ी पहन लेना। बस सावित्री हर रोज यही करने लगी। लेकिन पत्थर मारने वाले रुके नहीं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक आदमी सावित्री का रास्ता रोक के खड़ा हो गया और उन्हें धमकाने लगा कि अगर लड़कियों को पढ़ाना बंद नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। काफी हंगामा हुआ, आसपास लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन सावित्री की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। सावित्री को अपनी मदद खुद करनी थी और उन्होंने उसे एक जोर का तमाचा लगाया। बस फिर क्या था, वो आदमी वहां से भाग निकला और दोबारा कभी सावित्री के आसपास नहीं दिखा। इतना ही नहीं, जब पूरे गांव में ये खबर फैली तो अगले दिन से पत्थर मारने वालों ने भी आना बंद कर दिया। औरत जब तक सहती रहती है तब तक उसे कमजोर समझा जाता है। बस एक बार हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है और सामने आ जाता है कि असलियत में कमजोर कौन है। सावित्री बाई ने कई कविताएं भी लिखी। कविताओं की उनकी पहली किताब काव्य फुले जब छपी तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। अपनी कविताओं में वो लोगों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करती, समाज की कुरीतियों के खत्म होने की कामना करती, जातिवाद पर सवाल उठाती। उनकी सहेली फातिमा शेख ने उनकी कविताओं का उर्दू में अनुवाद भी किया। फातिमा पहली मुस्लिम टीचर थी, उनका भी सफर आसान नहीं था। सावित्री बाई की एक कविता है मन्नत, जिसमें वो भगवान से पुत्र प्राप्ति की मन्नत का मखौल उड़ाती हैं। उन्होंने लिखा, पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबोकर जिसे समझा जाता है देवता, वो असल में होता है पत्थर। यदि पत्थर पूजने से होते बच्चे तो फिर नाहक
नर नारी शादी क्यों है रचाते? अपने इन खुले विचारों के लिए सावित्रीबाई को समाज पर कलंक कहा जाता, लेकिन उन्हें इन अपशब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस उनसे किसी का कष्ट नहीं देखा जाता था। किसी के फटे हुए कपड़े देखती तो अपनी ही कोई साड़ी लाकर दे देती। और ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत साड़ियां थी। याद रखिए, घर वाले उनसे नाता तोड़ चुके थे। अठारह सौ 1848 से 1852 के बीच उन्होंने कुल 18 स्कूल खोले। न केवल उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया, बल्कि उस जमाने की कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, सती और जाति भेद के खिलाफ भी आवाज उठाई। एक बड़ी समस्या कम उम्र में लड़कियों के विधवा हो जाने की भी थी। पति के मरने के बाद उन्हें अपना सर मुंडवाना पड़ता, समाज से कटकर अकेले जीना पड़ता। और समाज का दोगलापन ऐसा था कि एक तरफ तो उनसे ब्रह्मचर्य की उम्मीद की जाती और दूसरी तरफ उन्हीं का यौन शोषण भी होता। ऐसे में कई बार वे गर्भवती हो जाती और फिर समाज के डर से आत्महत्या कर लेती। सावित्रीबाई ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने घर को ऐसी बच्चियों के लिए आश्रम में तब्दील कर दिया। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जहां बलात्कार पीड़ित लड़कियां और युवा विधवा सुरक्षित रूप से अपने बच्चे को जन्म दे सकती थीं। यहीं उन्होंने एक ब्राह्मण लड़की के बच्चे को गोद भी लिया। बड़ा होकर उनका ये बेटा डॉक्टर बना। सावित्रीबाई खुद कभी मां नहीं बनी। ऐसे में ज्योतिबा पर दूसरी शादी करने का दबाव भी डाला गया, लेकिन उन्होंने लोगों को ये कहकर चुप करा दिया कि हो सकता है कि खोट उन्हीं में हो। इसके बाद ही इन दोनों ने बच्चा गोद लेने का फैसला किया। परिवार वालों के लिए इस बगावत को समझना मुश्किल था। सावित्रीबाई तो आसपास के नाइयों से भी जाकर लड़ गई थी ताकि सिर मुंडवाने की प्रथा को खत्म कर सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर में ही एक कुआं भी खुदवाया था ताकि अछूत कहे जाने वाले लोग भी वहां से पानी भर सकें। दोनों पति पत्नी ने मिलकर विधवाओं की दोबारा शादी कराने और उन्हें समाज में जगह दिलवाने की दिशा में भी बहुत काम किया। उनके बेटे यशवंत ने दूसरी जाति की लड़की से शादी की। ब्रिटिश काल के भारत में ये पहली इंटरकास्ट मैरिज थी। जिस समाज में माता पिता बिना बच्चों से पूछे शादी तय कर देते थे, वहां प्रेम विवाह के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, और वो भी अपनी जाति से बाहर जाकर। (1890) में जब ज्योतिबा फुले का देहांत हुआ, तब सावित्रीबाई ने ही उनकी चिता को आग दी। आज भी ज्यादातर परिवारों में महिलाओं को अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होती। वहीं सावित्रीबाई ने ऐसा कर महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की थी। ज्योतिबा फुले के देहांत के बाद भी सावित्रीबाई ने समाज बदलने का काम जारी रखा। पुरुष प्रधान उस दुनिया में समाज सेवा के सब काम ज्योतिबा के नाम पर ही चल रहे थे। उनके देहांत के बाद जब सावित्री फुले ने औपचारिक रूप से सारा भार संभाला और हर बैठक की अध्यक्षता भी खुद की, तो लोगों के लिए ये काफी हैरान कर देने वाला था। अब तक किसी महिला को ऐसे ओहदे पर नहीं देखा गया था। हाँ, वो बात अलग है, रानी लक्ष्मीबाई के किस्से लोग जरूर एक दूसरे को सुनाते थे, लेकिन अपने ही घर में अपनी नजरों के सामने किसी को लक्ष्मीबाई या फिर कहूं सावित्रीबाई बनते देखना एक नया अनुभव था। भूखमरी, अकाल, सूखा, उन्होंने ये सब देखा और हमेशा समाज सेवा में लगी रही। 1897 में जब प्लेग फैला, तो भी वो अपने बेटे यशवंतराव के साथ मिलकर लोगों की मदद करती रहीं। पुणे के करीब उन्होंने मरीजों के इलाज के लिए एक अस्पताल भी खोला,
वो जरूरतमंदों को वहां लेकर आती और उनका बेटा मरीजों का इलाज करता। इसी दौरान वो खुद भी बीमार हो गई। 10 मार्च 1897 को 66 साल की उम्र में लोगों की सेवा करते करते उनकी जान चली गई। सावित्री फुले की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज हम लड़कियां स्कूल जा सकती हैं। क्लास में एक दूसरे के साथ बैठकर आज बच्चे ये नहीं सोचते कि मेरा दोस्त किस जात का है। ब्लैक बोर्ड पर अपनी टीचर को चौक से लिखता देख उनके मन में ये नहीं आता कि ये औरत यहाँ क्या कर रही है। और इस सब के लिए हम सावित्री बाई फुले के शुक्रगुजार हैं। वो ना होती तो ये बदलाव ना आया होता। और आज हमें ये कितना नॉर्मल लगता है। लोग कितनी आसानी से कहते हैं कि टीचर बनना तो औरतों का ही काम है। डॉयचे वेले का ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए। और आप फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी DW हिंदी से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि पायलट या सर्जन बनकर क्या करोगी, इतना नॉन ट्रेडिशनल करियर क्यों चुनना है, तो उन्हें सावित्री बाई फुले के बारे में बताइएगा कि ट्रेडिशन बदलना हमारे ही हाथों में है। आज जो अलग है, कुछ सालों में हमारे ही किए बदलावों के कारण वो नॉर्मल कहलाने लगेगा। नमस्कार। तो ट्रेडिशंस को बदलते रहिए। बी द चेंज यू वांट टू बी। सीजन 2 में किन महिलाओं की कहानियां सुनना चाहेंगे आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और बहुत जल्द ही मैं आपसे मिलूंगी सेहत टॉक के नए एपिसोड्स के साथ। नमस्कार।